प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अध्याय 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण के अध्याय के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किस प्रकार किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए? तो इसका आंसर है औपनिवेशिक शासन के अनुभव और राष्ट्रवादी आंदोलनों में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर, यानी एक तो औपनिवेशिक शासन की जो औपनिवेशिक शासन के अनुभव के आधार पर, और दूसरा जो राष्ट्रवादी आंदोलन में तरह तरह के लोगों की जो हिस्सेदारी थी उसके आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं, यानी वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। इस आधार पर राष्ट्रवादी आंदोलनों ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। यह था क्वेश्चन संख्या 1 और इसके आंसर। आगे है क्वेश्चन संख्या 2। पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 45 पर 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्र को पहचानने का प्रयास करें। आपको चुनाव क्षेत्र के सांसदों का नाम क्या है? आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं? कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया? ये था अपन का क्वेश्चन। अब इसके आंसर के बारे में बात करते हैं कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए संसदीय चुनाव क्षेत्रों में नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों की पहचान छात्र स्वयं करें। यानी इसके अंतर्गत जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है, आप किस निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हो उसका चुनाव आपको स्वयं करना है, पहचान स्वयं करनी है। छात्र अपने चुनाव क्षेत्र के सांसदों का नाम लिखे, यानी आप किस चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और उस चुनाव क्षेत्र से कौन जो सांसद चुन कर आके गए उसका आपको नाम लिखना है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। राजस्थान राज्य से संसद यानी लोकसभा में 25 सांसद जाते, यानी राजस्थान से लोकसभा के अंतर्गत कितने सांसद जाते हैं? 25। अनुसूचित जाति के निर्वाचन क्षेत्रों को नीले रंग में दिखाया गया है और अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचन क्षेत्रों को हरे रंग के अंतर्गत दिखाया गया। ये हो गया अपने क्वेश्चन संख्या 2 का आंसर। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है कि अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर केंद्र सरकार का, दूसरा स्तर विभिन्न राज्यों के विधायकों का यानी राज्य सरकारों का, और अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधित्वों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर तालिका को भरे। यानी अपने 3 स्तर पढ़े, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। तो इसका आंसर है कौन सा राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, यानी कौन सा राजनीतिक दल अभी सत्ता के अंतर्गत है। तो इसका आंसर अपन अगर करें तो कौन सा राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, तो राज्य सरकार के अंतर्गत बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, और वही अगर केंद्र में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार। आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है? छात्र अपने अपने क्षेत्र के विधायक का नाम लिखें। आप किस क्षेत्र से हैं, आपके क्षेत्र से कौन सा विधायक है उसका आपको नाम लिखना है। छात्र अपने क्षेत्र में ये लोकसभा सदस्यों का नाम लिखें, यानी आप जिस जिस क्षेत्र से आते हो
उसमें राज्य सरकार के अंतर्गत जो विधायक है उनका नाम लिखना है, और केंद्र में जो लोकसभा के सदस्य है उसका आपको नाम लिखना है। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में? तो अगर राज्य सरकार की बात करें तो कांग्रेस है, और केंद्र में भी बात करें तो कांग्रेस है। पिछले चुनाव कब हुए? तो पिछले चुनाव राजस्थान की बात करें तो 2023 में हुए थे, और केंद्र में हुए थे 2019 में। अगले चुनाव कब होंगे? तो राज्य सरकार के अंतर्गत होंगे 2028 में, और केंद्र में होंगे 2024। आपके राज्य से कितनी महिला प्रतिनिधि है? यानी अगर राजस्थान से बात करें तो 20 महिला प्रतिनिधि है, और केंद्र से बात करें तो 3 प्रतिनिधि है। एक स्टार लगा हुआ है, और स्टार में कहा गया है दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा के 2023 के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद संसद की सदस्यता से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। अब आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 4। घरेलू हिंसा पर कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखी। तो इसका आंसर है घरेलू हिंसा पर नए कानून के निर्माण की प्रक्रिया। यानी महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा हो रही है उसके लिए एक नया कानून बनाया गया, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से घरेलू हिंसा को रोकने हेतु एक नए कानून की मांग उठने लगी। यानी जो घरेलू हिंसा है उसको रोकने के लिए एक नए कानून बनाने की मांग उठने लगी, क्योंकि महिलाओं के विभिन्न मंचों को अपने आप बीती सुनाई, और इस पर बल दिया कि वे मारपीट से बचाव चाहती है। यानी महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा हो रही है, उन महिलाओं ने अपनी जो घरेलू हिंसा है उसके बारे में विभिन्न मंचों पर आप बीती सुनाई, उनको बताया। अपने मकान में रहना चाहती है। इससे निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए, जिससे महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा है वो समाप्त हो सके। 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन जो लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा, जिसको अपन कहते हैं रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक तथा भावात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल करने तथा साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा गया। यानी किसको घरेलू हिंसा के अंतर्गत शामिल किया गया? तो शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक भावात्मक दुर्व्यवहार, इन सभी को, और साझा घरेलू हिंसा में रखने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा गया। यानी सभी को इसमें शामिल किया गया। इस पर विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थाओं के साथ बैठकें की गई तथा सरकार के समक्ष ये मांग रखी गई कि महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को ये प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। विधेयकों का संसद में प्रस्तुतिकरण, इसको प्रस्तुत किया गया। 2002 में घरेलू हिंसा विधेयक संसद में पेश किया गया, लेकिन इस विधेयक में उन बातों को शामिल नहीं किया गया जो सरकार को सुझाई गई थी। यानी इसके अंदर जो सरकार को बताया गया कि भाई इनको शामिल करना चाहिए, वो नहीं किए गए। महिला संगठनों ने इस विधेयक का क्या किया? विरोध किया। कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने
संसद की स्थायी समितियों को अपने ये सुझाव भी सौंपे कि वर्तमान प्रस्तावित विधेयक को बदलना जरूरी है। वे घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। अब इसके बाद में जो स्थायी समितियां की सिफारिशें तथा नए विधेयकों का प्रस्तुतिकरण एवं फिर मंजूरी कैसे मिलती है इसको, दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को सौंप दी। इस सिफारिश को लोकसभा में भी पेश किया गया, पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया और 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन गया। तो पहले इसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, उसके बाद में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और दोनों में से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में ये विधेयक कानून बन जाता है। और 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। यानी ये घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हो जाता है, 2006 में। इस कानून में महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई। ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अति लघुरात्मक क्वेश्चन को अगले भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे।